गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल विक्रम मैथ्स में स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम यह एक मैथ का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, या मैथ इसी पर आधारित है। देखो, सबसे पहले संख्याएं क्या होती है, या संख्याओं से पहले हम देखें अंक, क्योंकि जो जितनी भी संख्या है वो सारी किस पर आधारित है, अंकों पर आधारित है। तो गणित के अंदर अंक कितने होते हैं, अंक के बारे में यदि हम चर्चा करें तो अंक कितने होते हैं। दार्शनिक संख्याओं के अंदर अंकों की संख्या कितनी है, 10 होती है। 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 9 तक। ये 10 अंक होते हैं, 0 को मिलाकर 10 अंक हो जाते हैं। फिर इसके बाद में आते हैं हम संख्याओं से, क्योंकि अंकों से मिलकर तो संख्याएं बनती है। 2 अंकों को उठाओ तो संख्याएं बन जाएगी, जैसे 1 को और फिर दोबारा से 1 को उठाओ तो क्या बन गई है, संख्या बन गई है। 2 और 3 को उठाओ, यानी कि 2 को और 3 को उठाए, 2 एक अंक है, 3 भी एक अंक है, दोनों को उठाने पर क्या बनती है, एक संख्या बनती है। तो अब हम संख्याओं पे आते हैं कि संख्याएं होती क्या है। अंकों से मिलकर जो बनती है उनको क्या बोलते हैं, संख्याएं बोलते हैं। संख्याएं कहां से शुरू होती हैं, 10 से शुरू होती हैं, 11, 12, 13 और अनंत तक चली जाती हैं। अब मैं आपको एक अनंत बता दूं, अनंत होता क्या है। अनंत अनंत इसको दर्शाने का तरीका है इंफिनिटी, इस तरह से बोलते हैं इसको। अनंत को इस तरह से दर्शाते हैं, यानी कि संख्याओं को परिभाषित ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। संख्याओं को आप गिन सकते हो क्या, नहीं गिन सकते ना, तो उसको क्या बोलते हैं, हम अनंत बोलते हैं। संख्याएं 10 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। अंक कितने होते हैं गणित के अंदर, 0 से स्टार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक होते हैं अंक, यानी कि कुल मिला के 10 अंक हो गई। अब हम अंकों से क्या बनी, संख्याएं। अब संख्याओं के बाद में आते हैं, हम चर्चा करते हैं प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। पहली संख्याएं उठाती हैं, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो मतलब जितनी भी प्रकृति के अंदर संख्याएं मौजूद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आती है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या परिभाषाएं क्या होती है प्राकृतिक संख्याओं की, जिन संख्याओं को गिना जा सके उनको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, या दैनिक जीवन में जिनको हम उपयोग करते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट 2, 3 और कहां तक, अनंत तक, इनको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। अब प्राकृतिक संख्याओं को डिनोटेट किससे करते हैं, यानी कि दर्शाते किससे हैं, तो प्राकृतिक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट लूं तो कैसे प्रदर्शित करेंगे, इसको बोलते हैं मजला कोष्ठक। 3 कोष्ठक होते हैं, छोटा कोष्ठक, फिर बाद में इसके बाद में आता है मजला कोष्ठक, और लास्ट में कौन सा आता है, एक बड़ा कोष्ठक। तो सेट को नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट बनाएं जिनके अंदर कौन सी संख्या होनी चाहिए, प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और फिर अनंत तक चले जाओ। इनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याओं का एक समुच्चय होता है। अब प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र भी पूछता है, तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के योग के सूत्र के बारे में चर्चा करें तो प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र क्या होता है, n कोष्ठक n प्लस में 1 कोष्ठक बंद बटे में कितना आता है, 2। अब यहाँ पे n क्या है, n वो होती है लास्ट अंतिम संख्या। n कौन सी होती है, अंतिम संख्या। अभी अंतिम संख्या क्या होती है, मान लो वो आपको पूछे कि 1 से और 10 तक, या बोले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताओ। प्रथम क्वेश्चन बोले आपसे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र, योग बताओ। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग, n का मान कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, कितना हो गया, 10। ये क्या है, n है। अब सूत्र के अंदर रख दो, n 10 है तो कितना आ जाएगा, देखो 10 n गुणा कोष्ठक 10 प्लस में 1, n का मान बटे में कितना है
2। 10 और 1 कितना 11, यानी कि मैं 10 गुणा 11 कर दूं, बटे में 2 है, 2 से काट दो, 5 गुणा 11 कितना आ गया? 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र 55 होता है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग का सूत्र योग कितना होता है? 55 होता है। अब प्राकृतिक संख्याओं की कुछ संक्रियाएं होती हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें तो क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी? 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाओ तो क्या वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी? एक बात और बताओ, यहां सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? 1 होगी। सबसे छोटी तो है एक प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी? 1 होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। बड़ी तो देख ही नहीं सकते क्योंकि अनंत जारी है संख्याएं। अब देखो, अब हम आते हैं कि संक्रियाओं के बारे में चर्चा करते हैं। प्राकृतिक संख्याओं की संक्रिया, योग के बारे में, जोड़ के बारे में और भाग के बारे में, गुणा के बारे में। यदि हम 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ें, क्या करें? 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो तो क्या एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? प्रथम संक्रिया है 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो, यानी कि योग नियम। क्या बोलते हैं इसको? योग नियम। बताओ, प्रथम सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 ही तो है। एक दूसरी एक और प्राकृतिक संख्या ले लो, जैसे मैं 2 ले लेता हूं, कितनी हो गई? 3। क्या है 1 3 कोई प्राकृतिक संख्या है? क्योंकि ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो योग की संक्रिया क्या हो गई? सिद्ध हो गई। अब एक और ले लेते हैं आप, 5 एक प्राकृतिक संख्या है, प्लस में एक दूसरी प्राकृतिक संख्या लूंगा तो एक 7 ले लेता हूं, इनको जोड़ो, क्या एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगी? 7 और 5 कितने हो गए? 12। 12 भी तो एक प्राकृतिक संख्या है। तो मतलब योग की संक्रिया प्राकृतिक संख्याओं के लिए क्या होती है? सही सिद्ध हो जाती है। अब दूसरी कौन सी आती है? घटाव। घटाव यानी कि माइनस। दूसरी क्या होती है? घटाव, यानी कि 2 प्राकृतिक संख्याओं को उठाओ फिर उनको घटाओ। यदि वो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो घटाव का नियम क्या हो जाता है? हमारा सिद्ध हो जाता है। जैसे सबसे 5 प्राकृतिक संख्या है और माइनस के 7 घटाने के लिए बोला है, तो 5 की एक प्राकृतिक संख्या और 7 की एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से घटाओ, कितने बच गए? 5 प्लस के हैं, 7 माइनस के हैं, कितना बचेगा? माइनस का 2 आ गया। क्या एक प्राकृतिक संख्या? नहीं, ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है क्योंकि ये तो पूर्णांक संख्या है। बाद में चर्चा करेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। अब अगली देखो, और ले लेकर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ले लो, 1 है, फिर उसके बाद में क्या आती है? 2। लेकिन 1 में से माइनस के 2 में से यदि मैं 1 घटाऊं तो कितना आता है भाई? माइनस का 1 आता है, जो भी क्या है? पूर्णांक संख्या है और ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। अतः घटाव का नियम क्या होता है? गलत हो जाता है। योग का नियम प्राकृतिक संख्याओं के लिए सिद्ध हो जाता है, लेकिन घटाव का नियम क्या है? गलत है। अब हम आते हैं गुणा पर, कि 2 प्राकृतिक संख्याएं लो और उनको गुणा करो, क्या वो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है? देखते हैं। एक मान लो 7 है, 7 क्या है? गुणा का नियम। तीसरा कौन सा हो गया? गुणा का नियम प्राकृतिक संख्याओं के लिए। 7 एक प्राकृतिक संख्या है, गुणा 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं 7 व 3 को जोड़ूं तो क्या एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है? 7 या 21 एक प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? है ना? तो मतलब गुणा का नियम भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। एक और देख लेते उदाहरण लेके, 9 गुणा 3 कितने हो गए? 9 तिया 27, जो क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है, 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है? दोनों को गुणा करने पर 27 प्राप्त होता है, जो कि क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। अतः गुणा का नियम भी क्या हो गया? सिद्ध हो गया। अब एक चीज और बची, कौन सी? भाग का नियम। तो मैं भाग देख के भी देख लेता हूं। किन्हीं भी 2 प्राकृतिक संख्याओं को उठाओ और उसमें भाग दो। यदि भाग देने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है तो वो क्या हो गई? एक भाग की संक्रिया भी सिद्ध हो गई, या भाग का नियम मान लो। भाग का नियम, ये चौथा नियम है तुम्हारा प्राकृतिक संख्याओं में। देखो
प्रथम प्राकृतिक संख्या मान लो 4 ले लो, 4 एक प्राकृतिक संख्या है तो है। दूसरी क्या ले लो, एक 2 ले लो। यदि मैं 4 के अंदर 2 का भाग, 4 के अंदर 2 का भाग देता हूं, कितने आते हैं भाई? 2 प्राप्त होते हैं, जो क्या एक प्राकृतिक संख्या है। और भी देखते हैं क्या नियम प्रूफ होता है नहीं होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। यदि मैं, और फिर इसके बाद में कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है? 2। 1/2 क्या एक प्राकृतिक संख्या है? ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अरे परिमेय संख्याएं क्या होती है? जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके। अतः ये भी नियम हमारा फेल हो गया। अतः प्राकृतिक संख्याओं के लिए योग संक्रिया और गुणा संक्रिया ही क्या होती है? सिद्ध होती है या सही होती है। क्योंकि 2 प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो तो एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, और 2 प्राकृतिक संख्याओं को गुणा करो तो क्या प्राप्त होती है? कि प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है। लेकिन यदि मैं 2 प्राकृतिक संख्याओं को घटाऊं तो आवश्यक नहीं है कि वो क्या हो, एक प्राकृतिक संख्याएं प्राप्त हो। और 2 प्राकृतिक संख्याओं का आपस में मैं भाग दूं तो वो जरूरी नहीं है कि एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो। जैसे 2/4, एक उदाहरण और ले लो। 2/4 है, इसको काटो, कट रहा है नहीं कट रहा? बताओ। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, जो क्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्या नहीं है? एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अतः बाकी संक्रिया भी सिद्ध नहीं होती है। अब प्राकृतिक संख्याएं होगी पूर्ण। अब इसके बारे में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो बाद में करवाएंगे, एक साथ करवा देंगे सारे क्वेश्चन। अब आते हैं पूर्ण संख्याओं पर। कौन संख्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं होती क्या है? यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं के अंदर शून्य को भी शामिल कर लूं, किसको? प्राकृतिक संख्याओं किससे प्रतिशत? n से। n से तो करते हैं। यदि मैं n के अंदर किसको शामिल कर लूं? शून्य को, तो क्या हो जाएंगे? एक पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। जैसे प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते किससे? प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं किससे? W से। यदि मैं प्राकृतिक संख्याओं का एक सेट बनाऊं तो कैसे बनेगा भाई? इसको सेट 0 शामिल कर दूं, किनमें? प्राकृतिक संख्याओं, यानी 1 से पहले यदि मैं 0 लगा दूं तो वो क्या हो जाती है? एक पूर्ण संख्या हो जाती है, होल नंबर हो जाती है। और कहां तक चलती जाएंगे? अनंत तक चलती जाएंगे। यानी कि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में कितना सा अंतर है? एक ही अंतर है, शून्य का। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर शून्य नहीं होता, पूर्णांक संख्याओं के अंदर क्या होता है? शून्य होता है। एक बात बताओ, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0। 0 तो है प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। अब पूर्ण संख्याओं के लिए भी संक्रिया लगाएंगे, नियम लगाएंगे कि वो योग के लिए 2 पूर्ण संख्याओं को उठाओ, क्या एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? 2 पूर्ण संख्याओं को घटाओ, क्या ये वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? तो वो नियम देखते हैं ना। प्रथम नियम क्या है? योग का नियम। योग नियम, किन्हीं 2 प्राकृतिक संख्याओं को उठाओ आप, और फिर क्या करो? उनको जोड़ो। जैसे 3 भी एक प्राकृतिक संख्या है, प्लस 2 भी एक प्राकृतिक संख्या है। यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 5, जो कि क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो मतलब योग का नियम सिद्ध हो गया हमारा। अब एक और उठा लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, और 0 के अंदर मैं एक और पूर्ण संख्या जोड़ दूं, जैसे 1, तो 0 और 1 को जोड़ो, क्या प्राप्त होगा? 1। एक प्राकृतिक संख्या है, छोटी संख्या, लेकिन ये पूर्ण संख्याओं के अंदर भी तो आ रही है। तो मतलब हमारा योग का नियम क्या हो गया? सत्य हो गया। सत्य लिख सकता हूं, सत्य है या सही है। अब आते हैं हम गठा पर। दूसरा है गठा का नियम या गठाव का नियम, यानी कि 2 पूर्ण संख्याओं का अगर घटाओ, एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या घटाओ, तो क्या प्राप्त होनी चाहिए? एक पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। जैसे उठाओ 2 एक पूर्ण संख्या है, इसमें से यदि मैं 3 घटा दूं तो क्या एक पूर्ण संख्या प्राप्त होगी? देखो माइनस के 3 है, प्लस के 2 है, माइनस के ज्यादा है इसलिए माइनस का आएगा, तो माइनस का 1 आ गया, जो क्या एक पूर्ण संख्या है? क्या नहीं है।
पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो ये क्या होगा, गठा का नियम यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भी गठा का नियम लागू नहीं था और पूर्ण संख्याओं के अंदर भी गठा का नियम नहीं था। तो मतलब ये क्या होगा, एक असत्य बात हो गई, असत्य है। अब आते हैं हम किस पर, गुणा की संक्रिया पर या गुणा के नियम पर। तो गुणा के नियम को भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं ना, उतार लो। नोट्स बनाना चाहो ना तो आप तरीके से नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, जो भी होगा कंपटीशन का वो सारा करवाऊंगा। ये टॉपिक एक ऐसा है अंक गणित का, अंक गणित के अंदर आता है, अर्थमेटिक के अंदर, जो 10वीं में भी है, 11वीं में भी है। जहां मैथ्स स्टार्ट होती है ना, वहां पर नंबर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो कंपटीशन के लिए भी अनिवार्य है, और 10th और 12th और 11th में जिसके पास मैथ है उसके लिए भी अनिवार्य है। अब आते हैं हम गुणा के नियम। कौन सा नियम, गुणा का नियम। यानी कि गुणा के नियम के अंदर क्या है, तीसरा है, दो पूर्ण संख्याओं को उठाओ, उनको आपस में गुणा करो, यदि वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है तो मान लेना कि गुणा का नियम सत्य हो गया। जैसे प्रथम उठा लो मैं 0, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है तो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। यदि मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, 0 को तो किसी से भी गुणा करो, क्या आएगा, 0 तो आएगा, और 0 क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। इसका मतलब गुणा का नियम क्या हो गया, सत्य हो गया। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 3 को उठाओ और किससे गुणा कर दूं मैं, 11 से। अरे 11 भी तो एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है, 3 भी पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो गुणा करो, कितने हो गए, 33, जो कि एक क्या है भाई, पूर्ण संख्या है। अतः गुणा का नियम भी क्या हो गया हमारा, सत्य हो गया। क्या हो गया, सत्य। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भी गुणा का नियम सत्य था, पूर्ण संख्याओं के अंदर भी सत्य है। अब आते हैं भाग के नियम पर। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भाग का नियम क्या था, असत्य था। पूर्ण संख्याओं के अंदर चेक करते हैं, देखा सत्य है क्या, सत्य है। किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को उठाओ, पूर्ण संख्याओं को, और उनका क्या कर दो, भाग दे दो एक दूसरे में। तो अगर वो एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है तो क्या होगा, भाग का नियम सत्य होगा। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या को उठा लो आप, तो 0 बटे किसका भाग दूं, इसके बाद कौन सी आती, 1, जो कि पूर्ण संख्या है। इसका मान कितना आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे देखें ना तो ये दो चीजें होती हैं, 0/1 और 1/0। इनका मान कितना होता है, यदि मैं 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग दूं तो क्या आता है, 0 आता है, 0 आता है? और यदि मैं किसी संख्या के अंदर शून्य का भाग दूं तो क्या आएगा, अनंत। ये सिंबल किसका है, अनंत का है, जो कि क्या है गया, अनंत होगा, यानी कि ये अपरिभाषित होगा। ऐसे तो बोल सकते हैं इसको अपरिभाषित, अनंत को अपरिभाषित भी बोल सकते हैं। यानी कि यदि मैं किसी संख्या के अंदर 0 का भाग दूं तो क्या आती है, अनंत आती है। यदि मैं 0 में किसी भी संख्या का भाग दूं तो क्या आता है, 0 आता है। ये नियम प्रूफ हो गया। ये सम संख्याओं के अंदर भी बहुत काम आएगा, इसको ध्यान रखना। ये दोनों चीजें क्या है, इंपोर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है। यदि किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दो तो क्या आएगा, अनंत आएगा। जैसे आप 44 उठा लो, 44 के अंदर 0 का भाग दो तो क्या है भाई, अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं होगा, कुछ संख्या नहीं आएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। यदि मैं 0 के अंदर किसका भाग दूं, 15 का भाग दूं तो कितना आएगा, 0 आएगा, है? यदि मैं 0 के अंदर किसका भाग दूं, 2 का भाग दूं, इसको ध्यान से देख लो, 0 क्या एक सम संख्या है। जब वहां सम संख्या पढ़ाऊंगा ना तो बताऊंगा, यही नियम काम आएगा। तो 0 के अंदर मैं 2 का भाग दे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और किसी भी संख्या का शेषफल यदि 0 आ जाए ना तो वो संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं होती हैं। 2 का भाग देने के बाद अगर किसी संख्या में 0 शेषफल बचता है ना तो उसको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं बोलते हैं। तो ये नियम बहुत ही कामयाब है। इन दोनों को आप एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना, नोट्स बना रहे हो ना तो उसके अंदर नोट कर लेना। मतलब बाकी संख्याएं क्या हुई, 0। ये तो वैसे लिखा दिया ना, ऐसा है ना। यानी कि 2 क्या करो, पूर्ण संख्याओं को उठाओ और भाग दो तो क्या आना चाहिए, पूर्ण संख्या। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है नहीं है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। 4 के अंदर यदि मैं 2 का भाग दूं तो कितना आएगा, 2, जो क्या एक पूर्ण संख्या है। इसका मतलब ये हुआ
कि हमारा भाग का नियम पूर्ण संख्याओं के अंदर सिद्ध हो गया। प्राकृतिक संख्याओं के अंदर भाग का नियम सत्य नहीं था, तो ये क्या हो गया, सत्य है भाग का नियम। पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कंप्लीट हो गई। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, सम संख्याएं और विषम संख्याएं पढ़ेंगे ना।